हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जहां पर इंडिया ने 1-0 से बढ़त बना ली है। लेकिन फैंस को बेसब्री से इंतजार है 22 नवंबर से शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का, जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाएगी 5 टेस्ट मैच की सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज इसलिए भी इस बार इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये होगी ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया को ओवरसीज जाना पड़ेगा। और जब बात होगी ओवरसीज़ खेलने की, तो इंडिया की माथापच्ची कहीं न कहीं टीम इंडिया में जो माथापच्ची होती है टीम को चुनने में, वो बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया को तब दरकार रहती है एक सीम ऑलराउंडर की। अभी टीम इंडिया के पास ऐसे स्पिन ऑलराउंडर बहुत, दो कह सकते हैं हीरे हैं, जो हैं आर अश्विन और जडेजा। और दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं, चाहे वो बैट से हो चाहे वो बॉल से हो। और जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया मज़दार में फंसी थी, वहाँ पर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी साझेदारी करके टीम इंडिया को वहाँ से निकाला था। तो बैटिंग से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोनों दे रहे हैं। लेकिन ये बात तो हो गई स्पिन ऑलराउंडर्स की। और लेकिन भारत को एक कह सकते हैं समस्या बहुत लंबे समय से बनी हुई है कि इंडिया को कोई एक प्रॉपर सीम ऑलराउंडर नहीं मिला है, सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं मिला है। बीच में हार्दिक पांड्या ज़रूर टीम से जुड़े थे कि वो एक अच्छे विकल्प हो सकते थे भारत के सीम बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन वो लंबे समय से कह सकते हैं टेस्ट फॉर्मेट से दूर हैं। 2018 में उन्होंने अपना लास्ट टेस्ट मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। इसके बाद से उन्होंने कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेला है। हालांकि पिछले साल जब 7 जून 2023 को दो WTC फाइनल खेला गया था, उस समय ये अटकलें लगाई जा रही थी कि वो हार्दिक पांड्या WTC फाइनल खेल सकते हैं। लेकिन जब पांड्या से उसी बीच ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो टेस्ट फॉर्मेट में अपनी रेगुलर जगह बनाने के बारे में नहीं सोचते हैं। तो इस वजह से कहीं न कहीं वो एक लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि उनका नाम भी काफ़ी बार बाहर आता रहता है, लेकिन हार्दिक पांड्या के साथ इंजरी की भी बड़ी समस्या रही है। और भारत को इतना बेहतरीन ऑलराउंडर शॉर्टर फॉर्मेट में इनकी ज़्यादा आवश्यकता रहती है। इस वजह से कहीं न कहीं टीम मैनेजमेंट भी अब उनको टेस्ट फॉर्मेट के कह सकते हैं स्कीम से बाहर रखना चाहता है, जिससे वे अपने आप को फिट रख सकें, अपनी फिटनेस T20Is और ODIs टीम इंडिया के खेलने के लिए अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकें। और कहीं न कहीं जब भी हार्दिक पांड्या की जब ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल रहें। लेकिन अब भी अगर हार्दिक पांड्या कह सकते हैं कि अवेलेबल नहीं है टेस्ट फॉर्मेट के लिए, तो फिर कहीं न कहीं टीम इंडिया की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इधर बीच कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जो टीम इंडिया की इस कमी को पूरा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला नाम है शार्दुल ठाकुर का। शार्दुल ठाकुर ने टीम इंडिया के लिए साल 2018 में टेस्ट डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और उन्होंने WTC फाइनल भी खेला। उसके बाद भी वो टेस्ट टीम से कहीं ना कहीं बीच बीच में जुड़े रहे, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी उन्होंने टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला। और शार्दुल ठाकुर की अगर बात की जाए तो वो टीम इंडिया से टेस्ट टीम में हमेशा से कहीं ना कहीं उनका आना जाना लगा रहा है। और क्योंकि जब भी कह सकते हैं कि घरेलू मैच हुए हैं, या कह सकते हैं इंडिया को मतलब बाहर नहीं खेलना पड़ा है, तो फिर वो कहीं न कहीं स्पिन ऑलराउंडर्स को तरजीह दी गई है शार्दुल ठाकुर के ऊपर, इसलिए उनको कहीं न कहीं टेस्ट टीम में ज़्यादा मौके नहीं मिले। जब भी इंडिया ओवरसीज़ गई है, खासकर जब पिछले साल WTC फाइनल की बात याद की जाए, तब भी शार्दुल ठाकुर को वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौका दिया गया था। और वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं अभी तक अपने परफॉर्मेंस से इंटरनेशनल क्रिकेट में। और 11 मैचों में उन्होंने 31 विकेट लिए हैं। बॉलिंग से भी कहीं न कहीं इतना खास कोई उनके पास कह सकते हैं वेरिएशन नहीं है, या इतनी इम्प्रेसिव बॉलिंग नहीं रही कि वो एक कह सकते हैं एक पेस अटैक को कहीं न कहीं साथ दे सकें जसप्रीत बुमराह का या मोहम्मद सिराज का। और अब जब बहुत सारे बॉलिंग यूनिट में नाम उभर रहे हैं, जैसे आकाशदीप हैं, तो वहाँ पर शार्दुल ठाकुर एज एन बॉलर तो टीम से नहीं जुड़ सकते, लेकिन एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह अगर उनकी जगह बनती है। लेकिन अगर उनके बैटिंग एवरेज पे भी नज़र डाली जाए तो वो बहुत खास नहीं रहा है। 11 मैचों में उन्होंने 331 रन बनाए हैं, जहाँ पर उनका बैटिंग एवरेज मात्र 9.47 का रहा है। लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने इससे थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वहाँ भी बहुत इम्प्रेसिव आंकड़ा नहीं है। हालांकि उन्होंने 82 टेस्ट मैच खेले हैं और 263 विकेट झटके हैं, और बॉलिंग में अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है शार्दुल ठाकुर ने। लेकिन बैटिंग कह सकते हैं कि बैटिंग को लेकर यहाँ भी
निराशा हाथ लगी है, क्योंकि उनका बैटिंग एवरेज देखा जाए तो वो 18.20 है, जो कि काफ़ी कम है एक एज एन टेस्ट बैटर। तो कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर जो बार बार इंडियन टेस्ट टीम में आते जाते रहे हैं, कई बार उनको बीच बीच में मौका मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी एक जगह पक्की नहीं कर पाए हैं। और इसका कारण यही है कि वो जब बैटिंग की बात आती है तो वो कुछ जरूर ऐसी पारियां हैं जहां पर वो टीम इंडिया को मझधार से निकालने में कामयाब हुए हैं, लेकिन एक कह सकते हैं कि अपनी बेहतरीन छाप छोड़ने में अभी वो कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद अभी जो उभरते हुए सितारे हैं, दूसरा एक जो नाम है वो है शिवम दुबे का। शिवम दुबे जो इंडियन T20 टीम का भी हिस्सा थे, जो कि वर्ल्ड चैंपियन बनी, और वहाँ पर उन्होंने गेंद से और बल्ले से दोनों से परफॉर्म करने का बेहतरीन किरदार निभाया, और कह सकते हैं बल्ले से खासकर उनको जो रोल दिया था उसको निभाने का काम किया। और जब उनके फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड पर भी नज़र डाली जाए तो यहाँ पर बैटिंग एवरेज इतना बेहतरीन दिखता है, वो है 22 मैचों में उन्होंने 1453 रन बनाए हैं, जहां पर उनका बैटिंग एवरेज 50 से ऊपर का है। वहीं उन्होंने 22 मैचों में मात्र 52 विकेट झटके हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एक दोनों कह सकते हैं दोनों रोल्स होते हैं, एक बॉलर का भी एक बैटर का भी, उसमें कहीं ना कहीं शिवम दुबे की बैटिंग का पलड़ा भारी है, और वो बॉल से उतना अच्छा परफॉर्म करने में अभी तक कामयाब नहीं दिखे हैं। इसलिए भी टीम इंडिया को ये परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, जहां पर बॉलिंग के डिपार्टमेंट में शिवम दुबे कभी कभी थोड़े से फीके नज़र आते हैं। और क्योंकि उनकी बॉलिंग में उतना पेस नहीं है, अगर बाउंसी पिचेस होंगी तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती, तो इस वजह से कहीं ना कहीं शिवम दुबे कई बार कह सकते हैं फीके नज़र आते हैं। लेकिन एक नया नाम है जो IPL 2023 के बाद से काफ़ी चर्चा में आया, और फिर उसके बाद कई सारे घरेलू क्रिकेट मैचों में या फिर जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं वहाँ पर भी, जिसने अपने गेंद से और बल्ले से दोनों से अपना नाम कमाया। और ये हैं नीतीश कुमार रेड्डी, जिन्होंने फर्स्ट क्लास में 20 मैच खेले हैं, 54 विकेट लिए हैं, उनका एवरेज रहा है 25.61 का। वहीं उन्होंने 20 मैचों में 627 रन बनाए हैं और बैटिंग एवरेज 20.22 का रहा है। तो इस रिकॉर्ड के साथ भी कह सकते हैं कि अभी तक वो टेस्ट फॉर्मेट में अपना इम्प्रेशन छोड़ने में उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं जितनी कि टीम इंडिया को दरकार होगी। लेकिन ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, और मुझे लगता है कि BCCI या फिर टीम मैनेजमेंट जो ये सोचना ज़रूर चाहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं ना कहीं एक सीम ऑलराउंडर की जो ज़रूरत होगी टीम में, उसकी कमी इन तीनों में से एक खिलाड़ी ज़रूर पूरा कर सकता है। और अगर लॉन्गर फॉर्मेट की बात की जाए तो यहाँ पर शिवम दुबे जिस तरह से लगातार टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वो पहली प्रेफरेंस हो सकते हैं। हालांकि शार्दुल ठाकुर जिस तरह से टेस्ट टीम में बार बार अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं, उसके बाद ये भी चांसेस लगते हैं कि शार्दुल ठाकुर भी अपनी जगह बना सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहीं ना कहीं, जब क्योंकि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इस बार ऑस्ट्रेलिया में होनी है, तो कह सकते हैं टीम इंडिया को एक बॉलिंग कह सकते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो उस केस में अभी तीनों की इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं आई है। हालांकि टीम इंडिया अपने कह सकते हैं लॉन्ग रन में इन तीनों में से एक खिलाड़ी को थोड़ा सा और मुझे लग रहा है कि मौके देना चाहेगी, जिससे कि जो अभी इंडिया अगर WTC में जिस तरह से WTC पॉइंट्स टेबल में जिस तरह से ऊपर पड़ रही है, अगर उसको फाइनल खेलना पड़ा तो वहाँ पर जिस तरह से WTC 2023 के फाइनल में समस्या का सामना करना पड़ा था, बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो कहीं ना कहीं समस्या अब खत्म हो सके और टीम इंडिया इन ऑप्शंस के बारे में ज़रूर सोचना चाहेगी। खैर, इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।